दोस्तों, मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। और आज देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव इतने महत्वपूर्ण है जो हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। 100% गारंटी के साथ है कि पहला चैप्टर में से कम 5 ऑब्जेक्टिव तो किसी न किसी तरह पूछे ही जाएंगे, क्योंकि हर साल अब ऑब्जेक्टिव की संख्या दुगुनी हो गई है। अब लगभग 2 वर्षों से दुगुनी हो गई है, तो इसीलिए पहला चैप्टर से कम 5 तो ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, अपने घर पे मेहनत करें, अपने मेहनत पे विश्वास करें और अच्छा नंबर लाकर अपना नाम रोशन जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी महादेश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। यूरोप की बात करें, हम जानते हैं महादेश पूछ रहा है, महादेश कितने होते हैं? तो महादेश 7 होते हैं। कौन कौन सा? तो हम लोग जिसमें रहते हैं एशिया, एशिया के बाद यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद हो जाएगा अंटार्कटिका। तो महादेशों की संख्या कितनी है? तो महादेशों की संख्या 7 है। उसी 7 महादेश में से एक है यूरोप, और यूरोप में कौन है? इटली भी है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रिया भी है, फ्रांस भी है। ये सब के सब किस में है? तो यूरोप महादेश में है। तो किस में है? तो यूरोप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। क्या हो जाएगा? तो यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना, तो कौन सा ऐसा शासन वंश था जिसका फिर से स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस द्वारा? तो वियना कांग्रेस द्वारा किसका स्थापना पुनः किया गया था? तो यह था बुर्बो वंश। कौन सा हो जाएगा? तो बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी था। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी। लाल सेना से नहीं था, फिलिहिटारिया नहीं था, डायट भी नहीं था। तो इसका मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इटली में। इटली की राजधानी कहाँ पे है? तो रोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो सेडवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तो सेडवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866। लेकिन सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। और इन दोनों युद्ध में कौन जीता? तो परासा जीता। लेकिन सेडवा के युद्ध में कौन हारा? तो सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हारा। और सेडान के युद्ध में कौन हारा? तो फ्रांस हारा। कौन हारा? फ्रांस हारा। यानी परासा दोनों में जीत गया। परासा जो था वो दोनों में क्या हुआ? जीत गया। दोनों में ये जीत गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया। और जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध सिर्फ ऑस्ट्रिया ही नहीं था, इसके साथ साथ और थे ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ऑस्ट्रिया कौन से? तो सेडवा के युद्ध में। फ्रांस जो था सेडान के युद्ध में। प्लस डेनमार्क। ये तीनों के तीनों क्या हुआ? हार गया। डेनमार्क। ये तीनों के तीनों क्या हुआ? हार गया। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। प्राइम मिनिस्टर बनाया था। प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया था? तो विक्टर इमैनुअल ने बनाया था। विक्टर इमैनुअल शासक थे कहाँ के? तो सार्डिनिया पिडमांट के ये शासक थे। और बाद में इटली के जब एकीकरण हुआ तो ये इटली के शासक बन गए। और इटली का एकीकरण पूछा जाता है कितने लोगों ने किया था? तो 4 महत्वपूर्ण लोगों ने किया था। कितने लोगों ने किया था? तो इटली का एकीकरण 4 लोगों ने किया था। सबसे पहला मेजनी, और दूसरा काउंट काबूर,
दूसरा काउंट काबूर और तीसरा गैरीवाल्डी और चौथा कौन सा, तो वहाँ का शासक था विक्टर इमैनुअल। कौन था, तो विक्टर। तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी और विक्टर इमैनुअल, इन चारों ने मिलकर किसका एकीकरण किया, तो इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था, तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी की जीवनी को किसने लिखा, आपको बताना है गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखा, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था कि बिस्मार्क ने किया था कि नेपोलियन द्वितीय लुई 18वां, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन या बिस्मार्क ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। जालबेरिन कैसी संस्था थी, तो जालबेरिन क्रांतिकारियों की संस्था, व्यापारियों, विद्वानों या पादरी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। किस व्यापारियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो जालबेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका निर्माण किसने किया था, तो परासा ने किया था। किसने किया था, तो परासा। परासा का नया नाम क्या है, तो परासा को ही बोलते हैं आधुनिक जर्मनी। क्या बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मनी। परासा का नया नाम क्या है, तो जर्मनी है। परासा का नया नाम क्या है, तो जर्मनी है। तो इसीलिए 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारियों की एक संस्था थी जालबेरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और रक्त एवं लौह की नीति के तहत ही इसने क्या किया था, तो जर्मनी का एकीकरण किया था। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क को प्रधानमंत्री यानी चांसलर किसने बनाया था, तो विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने इसे क्या किया था, तो चांसलर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के साथ हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के तहत हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821 में। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1835, 32, 1842, 1830। तो कब घोषित किया गया, तो 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी कार्बोनरी संगठन जो था ना वो किस वर्ष बना हुआ था, तो 1810 में बना था। कब बना था, 1810। कार्बोनरी संगठन कब बना था, 1810 में। और कार्बोनरी संगठन से एक कौन जुड़ा हुआ था, मेजनी। मेजनी का संगठन संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था, जो इटली में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी।
कब हुई थी? 1829। और कौन कौन से देश के बीच में हुई थी? तो यूनान और तुर्की के बीच में हुई थी। यूनान प्लस तुर्की, यूनान प्लस तुर्की, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें तुर्की का क्या हुआ? पराजय हुआ। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया 1832 में। 1832 में क्या हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस। देखिए आ गया ना क्वेश्चन वही। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड। तो इसमें तुर्की रूस हंगरी पोलैंड इसमें दिया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्की रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की रूस। क्यों? क्योंकि रूस का समर्थन, रूस जो था वो किसका समर्थन कर रहा था? यूनान का समर्थन कर रहा था। अगर इस तरह ऑप्शन रहता यूनान और तुर्की तो यूनान हो जाता, लेकिन तुर्की और रूस है तो रूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस जो था वो समर्थन कर रहा था यूनान का। अगला क्वेश्चन है, सेडन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो सेडन का युद्ध जो था हम अभी अभी बताया 1870 में हुआ था। इसमें फ्रांस हार गया था, परासा जीत गया था। तो परासा और फ्रांस, फ्रांस और परासा, फ्रांस और परासा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस और परासा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस और परासा ऑप्शन सी। इसमें फ्रांस पूरी तरह से पराजित हो गया था और परासा जीत गया। परासा का ही नया नाम क्या है? तो जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क को चांसलर विलियम प्रथम ने नियुक्त किया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो रूस ने कुचला था। किसने कुचला था? तो रूस ने कुचला था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो रूस ने। किसने? तो रूस ने कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1870 में हुआ था। उसे सेडान का युद्ध कहते हैं। इसमें फ्रांस जो था हार गया था। सेडान का युद्ध। और सेडवा का युद्ध किसके किसके में बीच में हुआ था? परासा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हार गया इसमें, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। कब हुई थी? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान, जो ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था यूरोप वासियों के लिए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था, या इसे बोलते हैं यंग यूरोप। यंग यूरोप या यंग इटली, इन दोनों की स्थापना 1831 और 1834 में किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। उसके बाद है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, कृतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या जानता था? कूटनीतिज्ञ था। ये बहुत ही ज़्यादा कूटनीति जानता था। इसी के तहत तो इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मेजनी, काउंट काबूर गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। 1871 इटली का एकीकरण, 1871 जर्मनी का एकीकरण, 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो वो ब्रिटिश कवि जो थे वह थे लॉर्ड बायरन। कौन थे? लॉर्ड बायरन। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, लॉर्ड जिसमें लग जाता है वो ब्रिटेन के ही होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, अंग्रेज होते हैं। लॉर्ड जिसमें लग गया, जैसे लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बायरन, ये सब के सब कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं ना। तो इसीलिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन कौन हो जाएगा? लॉर्ड बायरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालबेरिन की स्थापना परासा ने की थी। किसने की थी? तो परासा ने। किसने? परासा, जो जर्मनी कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी वो मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या हो जाएगी? मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। तुर्की की पराजय। किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। क्यों? क्योंकि तुर्की के अधीन था यूनान, लेकिन यूनान की आज़ादी मिला 1832 में, और आखिरकार तुर्की को हारना पड़ा। इसमें तुर्की की इसमें हार हुई, पराजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो थी वो किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो थी वो फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान जो थी वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? तो पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? तो पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और रूस की राजधानी मॉस्को, इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ना किसे कहा? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरोपीय सभ्यता जो था